दोस्तों, एक सीधी सादी पत्नी होती है। उसका पति उसे ट्रेन में बिठा कर के लिवा जाता है और दिल्ली के नए रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है। उसकी पत्नी पहली बार दिल्ली पहुंची थी, उसे नहीं पता था ये जगह कौन सी है, ये शहर कौन सा है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी होती नहीं है। और दोस्तों, वो जाता है पास में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में एक गांधी बाबा मार्ग पड़ता है, जिसको शॉर्टकट में लोग जीबी रोड बोल देते हैं। और वहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा गलत काम होता है और वहीं पर ले जाकर वो पति अपनी पत्नी को छोड़ देता और छोड़ करके भाग जाता है। अब दोस्तों, वो ऐसी जगह होती है जहाँ पर 1 मिनट भी कोई अगर लेडीज़ रुके तो वहाँ से वो गायब हो जाती है और फिर उसका कभी पता ही नहीं चलता कि आखिरकार गई कहाँ, क्योंकि वहाँ पर देह व्यापार का व्यापार होता है। अब दोस्तों, जब वहाँ पर उसे छोड़ देता है तो वो बहुत ज़्यादा इधर उधर देखती अपने पति को, मन में विचलित हो जाती कि आखिरकार मेरे पति कहाँ चले गए। लेकिन वहीं पर फिर एक भगवान का रूप लेकर एक ऐसा व्यक्ति आता है जो उसकी मदद करता है और मदद करने के बाद में उसे दोस्तों बाकायदा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लाता है और दोस्तों उसके बाद में जहां उसे जाना होता है वहां भेजता है। आखिरकार कौन था वो पति और किस वजह से इस सीधी सादी पत्नी को वो इस ऐसी जगह पे छोड़ गया, क्योंकि आज के समय पर हर कोई चाहता है कि मेरी पत्नी सीधी सादी मिले। और दोस्तों, जब उसे इतनी सीधी पत्नी मिलती है तो वो ऐसी जगह छोड़ जाता है। आखिर क्या है माजरा, जानेंगे पूरी कहानी में दोस्तों। कहाँ की कहानी, आखिरकार क्या हुआ था। दोस्तों, ये कई साल पहले की बात है। एक जगह होती है नेपाल और बिहार का बॉर्डर, जो कि बिहार की जो जगह होती है जयनगर होती है। और दोस्तों, उसी के पास में नेपाल बॉर्डर है और नेपाल बॉर्डर के ही लगे हुए लगभग उससे 15 किलोमीटर अंदर लड़के का घर होता है। यानी कि जो ये आप फोटो देख रहे हो, इस आदमी का घर होता है। और दोस्तों, एक लड़की होती है जो कि नेपाल की रहने वाली होती है। उसका भी नेपाल सीमा से ही सटा हुआ गांव होता है नेपाल में। दोस्तों, उस लड़की के कोई भी भाई नहीं होते हैं, सिर्फ वो 3 बहनें होती हैं। माता पिता होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। अब दोस्तों, होता ऐसा है कि धीरे धीरे उनकी जो लड़की होती है, जो कि ये आप फोटो देख रहे हैं, इस लड़की का नाम राखी होता है। दोस्तों, जो राखी होते है वो धीरे धीरे शादी लायक हो जाती है। वो इतने गरीब परिवार से थी कि दोस्तों उसके माता पिता ने उसे शिक्षा भी नहीं दिलाई, यानी कि वो कभी स्कूल गई ही नहीं, बिना पढ़ी लिखी वो लड़की थी बहुत दोस्तों सीधी। कहते हैं ऊपर वाला कुछ ना कुछ एक चीज़ अच्छा ही दे ही देता है और उस लड़की को सादगी बहुत अच्छी दी। दिखने में बहुत सुंदर और बिल्कुल सीधी थी, ना किसी से फालतू का मतलब था, ना लड़ाई झगड़ा था। दोस्तों, जब वो शादी लायक हो जाती है राखी, तो उसके पिताजी जो होते हैं उसके दामाद होते, यानी कि राखी के बड़े जीजा जो होते हैं, उनसे राखी के पिताजी कहते हैं कोई अच्छा लड़का हो, कोई गरीब सा लड़का हो तो देख के बता देना, क्योंकि मैं अपनी बेटी की जो शादी है वो पैसे वाले घर में नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसलिए वो कहते हैं कोई गरीब सा ही लड़का देखना जिससे मैं अपनी लड़की की शादी कर सकूं। दोस्तों, जो राखी का जीजा होता है वो बिहार के जयनगर के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, नेपाल से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां पर एक लड़का देखा जाता है और लड़का देखने के बाद में दोस्तों राखी की शादी उस लड़के से तय कर दी जाती है। दोस्तों, तय करने के बाद में धीरे धीरे वो समय आता है कि दोस्तों शादी का दिन भी आ जाता है। वो लड़का जाता है राखी के घर में दूल्हा बन कर के, बाकायदा रस्मों रिवाजों के साथ में राखी की शादी होती है, जो कि आप फोटो देख सकते हो। और दोस्तों, शादी होने के बाद में राखी दुल्हन बन कर के अपने घर पे आ जाती है और घर पे आने के बाद में होता ये है, कुछ दिन तक तो सब बढ़िया चलता है, राखी को सब अच्छे से रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने देते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ दिन गुजरते हैं तो दोस्तों जो राखी का पति होता है वो कहता है कि तुम्हारे जीजा ने ज़्यादा मुझे दहेज का सामान दिया नहीं है, इसलिए एक काम करो, तुम अपने पापा से बोलो कि मुझे 1 लाख रुपए दे दें। अब दोस्तों राखी कहती है कि मेरे
जो पिताजी हैं बहुत ज़्यादा गरीब हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ घर में है नहीं, बस जो रोज़ की चीज़ें हैं वही घर में हैं और इतना कमाते नहीं। पिताजी भी हमारे जो हैं बुजुर्ग हो रहे हैं धीरे धीरे, वो तुम्हें इतना पैसा कहाँ से देंगे। अब दोस्तों होता ऐसा है कि राखी के साथ में उसका पति कहा-सुनी करने लगता है। जब ये बात राखी अपने ससुर को बताती है तो दोस्तों ससुर भी अपने यानी कि राखी के पति के हाँ में हाँ मिला देता है, राखी की बात नहीं सुनता है। राखी की नंद होती है, सास होती है, वो सभी से कहती है कि देखो पति इस तरह के कहते हैं, तो दोस्तों राखी की कोई भी नहीं सुनता है। यानी कि ऐसे मान लीजिए जो राखी का ससुराल था वो लालची टाइप का पूरा ही ससुराल था, हर कोई उसमें लालची व्यक्ति था, क्योंकि हर कोई दहेज के लिए कुछ ना कुछ कहता ही रहता था। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है दोस्तों, राखी को एक बच्चा हो जाता है। समय अभी भी धीरे धीरे चल रहा होता है, लेकिन राखी जो होती है अपने मायके में कहे तो कहे क्या, क्योंकि दोस्तों जो राखी का पति होता है वो जाने नहीं देता अकेले राखी को, और जब मायके ले जाया जाता था, उसका पति ले जाता था तो जाता था 1-2 घंटे रहता था और उसे अपने सामने ही बिठा कर रखता था राखी को, क्योंकि राखी कहीं अपने मायके में कुछ कह ना दे। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है और अब दोस्तों राखी को ज़्यादा ही ये लोग टॉर्चर करने लगते हैं। राखी का पति कहता है अपने पिताजी से बोलो अपना घर मकान बेच दें, क्योंकि उनके कोई लड़का है नहीं, और जो तेरे हिस्से की ज़मीन है उसे बेच करके मुझे 2 लाख दे दें, मुझे 5 लाख दे दें, इस तरह की वो डिमांड करने लगता है। दोस्तों राखी का जो पति होता है उसने भी यही सोच करके शादी की कि इनके 3 बेटी हैं और इतनी ज़मीन वगैरह है, बेटा है नहीं, ये बेच करके तीनों हिस्से करके एक एक सबको दे देंगे, और जो राखी के हिस्से की है वही तो वो मांग रहा है। दोस्तों ये उसका सोचना था। अब राखी जब नहीं कहती है तो दोस्तों राखी का पति राखी को पीटने लगता है, मारने लगता है। जब वो अपने ससुर से कहती है तो ससुर भी उसे चिल्लाने लगता है। उस घर में राखी की ये हालत हो गई कि दोस्तों धीरे धीरे उस पर हर कोई गंदी नज़र रखने लग जाता है। जब लोग देख लेते हैं कि ये पैसे लाएगी नहीं, इससे अब पीछा छुड़ाया जाए, तो दोस्तों उसका पति तो उसके साथ में पति पत्नी का रिश्ता है तो सब कुछ करता है, लेकिन उसका जो राखी का ससुर होता है जिसकी मैंने आपको फ़ोटो दिखाई, वो भी अब राखी पे गलत नज़र रखने लगता है और कहीं ना कहीं राखी को वो भी पीटने लगता है। अब दोस्तों समय ऐसा आ जाता है कि राखी का ससुर राखी से कहता है कि तुम बाथरूम जाओगी, नहाने जाओगी तो तुम गेट बंद नहीं करोगी, तुम नहाओ, मैं बैठ करके देखूंगा। दोस्तों आप सोच के देखिए क्या ही मानसिकता रही होगी उसकी, जबकि वो एक सरकारी टीचर रह चुका है राखी का ससुर, तो दोस्तों क्या ही उसकी मानसिकता होगी। अब दोस्तों जब राखी नहाने जाती तो वो कहता गेट खोल के बैठो, नहीं खोलोगी तो मैं तुम्हें मारूंगा पीटूंगा। दोस्तों राखी फिर भी अपनी इज्जत बचाए रखती है, वो गेट बंद कर लेती है, बेशक बाद में पिटाई खा लेती है उन लोगों की। धीरे धीरे समय चलने लगता है, इतना ज़्यादा राखी को टॉर्चर किया जाता है। दोस्तों अब राखी को ना तो मायके वालों से बात करने दी जाती है, ना ही उसे 1-2 दिन के लिए भी वहाँ छोड़ा जाता है। जब कभी वो ले जाता है उसका पति तो पहले ही समझा दिया जाता था कि आखिरकार तुम वहाँ जाके कुछ भी नहीं बोलोगी और सिर्फ 1 घंटे के लिए चलोगी। राखी का पति उसे ले जाता है उसके मायके पर, अब वहीं पर बैठता है अपनी पत्नी के सामने, और दोस्तों वहीं पर उस अपने ही सामने राखी को रखता था। घंटे 2 घंटे रुकता तो उसके बाद चला आता, क्योंकि उसे डर था कि कहीं अगर राखी ने बता दिया तो मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी। अब समय के साथ साथ दोस्तों जब वो देख लेता है राखी का ससुर, राखी का पति, उसके ससुराल वाले साथ सभी कि अब ये राखी जो है इसके मायके से कुछ मिलने वाला है नहीं और ना ही ये बोल रही है, तो वो सोचते हैं राखी से अब पीछा छुड़ाया जाए। तो दोस्तों राखी को इतना टॉर्चर करने लगते हैं, इतना टॉर्चर करने लगते हैं जिससे वो पागल हो जाए। और दोस्तों काफ़ी हद तक ये लोग कामयाब भी हो जाते हैं, उसे पीटते हैं, उसे मारते हैं, उससे यहाँ तक कि दोस्तों ऐसा समय आ जाता है कि उसका पति राखी के सारे कपड़े तन से हटा करके फिर उसे मारता है। बिल्कुल आप समझ सकते हो कैसे करके मारता होगा। उसका ससुर भी उसी में साथ देता है, वो भी मारता है। दोस्तों ये लोग फिर आगरा में एक मेंटल हॉस्पिटल है वहाँ ले जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद में दोस्तों उसे पागल करने घोषित करने की
पूरी साजिश ये करते हैं। लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं जब वो राखी को देखते हैं, बात करते हैं, तो समझ जाते हैं ये तो बिल्कुल ठीक है, ये कोई पागल वगैरह नहीं है, इसलिए उसे वापस घर भेज देते, कहते हैं ये ठीक है। अब राखी का पति होता है वो तंग आ चुका था इन बातों से। वो तो चाहता था राखी किसी तरीके से छूट जाए, मेरे से पीछा छुड़ाए। मैं बता दूं दोस्तों, राखी की जो शादी हुई थी वो 26 जनवरी 2015 को हुई थी और धीरे धीरे अब कई साल बीत चुके थे। लेकिन दोस्तों राखी जो पागल नहीं होती, इसलिए दोबारा घर आ जाती है। अब दोस्तों मायके वालों को कुछ पता नहीं कि राखी के साथ में क्या चल रहा है। दोस्तों जो राखी होती है बहुत ज़्यादा ये लोग उसे परेशान करते हैं, पीटते हैं, मारते हैं। लेकिन दोस्तों राखी आखिर कर क्या सके। कहते हैं कि अगर कोई पढ़ा लिखा हो तो वो कुछ कदम भी उठा सकता। राखी एक तो बिना पढ़ी लिखी थी, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा सीधी थी। ऐसे लोगों की ये समझ में नहीं आता है कि बहुएं जो होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं और सीधी बहू चाहिए हर किसी को। लेकिन इन्हें आज सीधी बहू मिली, तो फिर भी दोस्तों वो लालची किस्म के लोग थे। और ये तब पता चलता है जब राखी को ये पता चल जाता है कि जिससे मेरी शादी हुई है इसकी पहले भी किसी से शादी हो चुकी और उसके साथ भी इन्होंने ऐसा किया, तो उन लोगों ने इसके ऊपर केस कर रखा है। लेकिन जब राखी के जीजा ने ये शादी पक्की की थी राखी की, तो उनके जीजा की ये पता नहीं था कि इस लड़के की पहले भी शादी हो रखी है या इसके ऊपर केस चल रहा है। उन्होंने तो ये देखा घर मकान अच्छा है, लड़का अच्छा कमा रहा है, पिताजी सरकारी टीचर रह चुके हैं और वो बिना दहेज की मांग किए ही शादी के लिए राजी हो गए। तो ये राखी घर वाले भी गरीब हैं तो राखी की शादी कर देते और उन्होंने शादी कर दी, ज़्यादा छानबीन नहीं की। अब दोस्तों होता ऐसा है कि राखी को फिर ये प्रताड़ित करने लगते हैं, उसे पीटते हैं, मारते हैं, कपड़े उतार उतार के मारते हैं। लेकिन दोस्तों राखी जाए तो जाए कहाँ। अब ये जो राखी का पति होता सोच लेता है कि इसको तो ऐसी जगह छोड़ दो जहाँ से ये कभी वापस ही ना लौट के आ पाए। दोस्तों राखी को वो साथ में लेता है और कहता तुम मेरे साथ चलो। उसके पैरों में, राखी के पैरों में चप्पल भी नहीं होती हैं। दोस्तों ट्रेन में बिठाता है और ट्रेन में बिठाने के बाद में चल देता है। राखी को ये भी नहीं पता था कि आखिरकार मैं जा कहाँ रही हूँ और ये ले कहाँ जा रहा मेरा पति। ले जाने के बाद में दोस्तों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं, वहाँ पर ट्रेन रुकती है। राखी को उसका पति उतारता है। उतारने के बाद में दोस्तों पैदल पैदल उसे ले जाता है। राखी के हाथ में एक थैला पकड़ा देता है जिसमें उसके कुछ कपड़े होते हैं। पकड़ाने के बाद में दोस्तों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में ही एक जगह पड़ती है जिसका फुल फॉर्म जो नेम होता है गांधी बाबा मार्ग होता है, जिसको आज के ज़माने में लोग बाग जीबी रोड भी बोल देते हैं, जिसे रेड लाइट एरिया बोला जाता है। वहाँ दोस्तों देह व्यापार का धंधा होता है, काम होता है। वहाँ पर अगर कोई लड़की कुछ देर के लिए रुक भी जाए कि पता ही नहीं चलता वो गई कहाँ, और ज़िंदगी भर फिर उसे नाचाते हुए वो सब करना पड़ता है जो कोई भी भगवान करे महिला को ना करना पड़े। दोस्तों वहीं पर राखी का पति जो होता है उसे खड़ा करके कहता मैं अभी आ रहा हूँ और वहाँ से छोड़ के उसे चला जाता है। दोस्तों थोड़ी देर तो राखी इंतज़ार करती है, दिखने में सुंदर होती है। और दोस्तों उसके बाद में जब उसका पति आता नहीं तो वो घबरा जाती है। घबराने के बाद में इधर उधर देखने लगती है तो वहाँ कुछ लोग खड़े होते आ जाते हैं। कोई कहता मेरे साथ चलो, कोई कहते मेरे साथ चलो। आप समझ सकते होंगे कि एक दलाल टाइप के लोग होते हैं। लेकिन दोस्तों जो राखी होती है वो कहती मेरे पति अभी आ रहे हैं, मैं अभी किसी के साथ में नहीं जाऊंगी, मेरे पति आ रहे हैं, वो कुछ चीज़ लेने गए हैं। दोस्तों ये सब चल ही रहा था कि एक भगवान बनकर के कोई व्यक्ति आ जाता है राखी के पास में। जब वो देखता है, वो उस जगह से अच्छी तरीके से वाकिफ़ था, उसका पर डे वहाँ से आना जाना था। वो समझ जाता है कि ये महिला यहाँ की नहीं लग रही है। जिस हिसाब की उसकी बोली शैली थी राखी की, वो उसके पास जाता है, कहता अरे बहन तुम यहाँ कैसे खड़ी हो, आओ मेरे साथ चलो। लोग समझते हैं कि इसी की जानकार है कोई, और वो व्यक्ति होता है राखी को थोड़ी दूरी पे ले जाता है और फिर पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें पता भी है कि तुम आखिरकार कहाँ खड़े हो। राखी जो होती है वो कहती है मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन मेरे पति आए थे, मुझे यहाँ छोड़ करके कहीं चले गए हैं। तो उन्होंने पूछा तुम कहाँ आई थी, तो उसे ये भी नहीं पता था कि ये दिल्ली है। दोस्तों वो एक तो पढ़ी लिखी नहीं थी और उसका पति कुछ भी बता के लाया नहीं था। तब वो व्यक्ति पूरी तरीके से उसको समझाता है कि ये ऐसी जगह है जहाँ
देह व्यापार का कारोबार होता है और यहाँ पर अगर तुम ज़्यादा देर रुकोगी तो तुम्हें कोई ना कोई अपने साथ किसी बहाने से ले जाएगा और इसी व्यापार में वो धकेल देगा और तुम ज़िंदगी भर ना चाहते हुए ये सब करना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारी इसी में भलाई है, तुम यहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाओ, जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। तो जो राखी होती है वो पूछती है मैं कहाँ जाऊँ, तो वो बता देता फ़िलहाल तुम नई दिल्ली चली जाओ, रेलवे स्टेशन पर वहीं पर बैठकर अपने पति का इंतज़ार करना। यहाँ अगर तुम रहोगी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं। राखी भी समझ जाती क्योंकि समझदार तो थी, लेकिन पढ़ी लिखी बेशक नहीं थी, तो वो व्यक्ति जो होता है उसे बता देता कि इस तरह जाना, इधर जाना, उधर, और तुम्हें आगे चल के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ जाएगा। राखी फटाफट वहाँ से निकलती है और वो उसी के बताए हुए रास्ते पर जाती है। वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है। दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर गेट पर बैठ जाती है और बैठ कर के वो रोने लगती है। वो सोचती है कि मेरा पति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। उसका पति ने सोचा होगा कि वहाँ छोड़ देंगे और कोई ना कोई किसी न किसी के साथ ये चली जाएगी और ऐसी जगह फंस जाएगी जहाँ पर ज़िंदगी पर कभी वो आ ही नहीं पाएगी और मैं अपने गांव जाके कह दूंगा राखी अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। इस तरह का उसका प्लान था, जो कि लगभग आधा तो वो कामयाब हो चुका था, वो छोड़ के भाग चुका था। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं राखी को वो व्यक्ति मिल जाता, वो सब कुछ समझा देता, तो राखी नई दिल्ली पहुंच जाती। वहां दोस्तों वो बैठी रहती है, 1-2 दिन बैठे बैठे हो जाते हैं। भगवान का करिश्मा कह लो या कुछ भी कह लो, एक राखी का मौसेरा भाई होता है जिसका नाम सुमित होता है। सुमित अकस्मात घूमते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और वो जब राखी देख लेता तो पहचान लेता है और पहचानने के बाद में राखी के पास में पहुंचता है। राखी जैसे ही अपने मौसी के लड़के यानी सुमित को, अपने भाई को देखती है, वो उसके गले लग कर के फूट फूट के रोने लगती है और रोते हुए सारी वो कहानी बताती है कि किस तरह मेरा पति मुझे यहाँ ऐसी जगह पर छोड़ गया। अगर वो व्यक्ति ना मिलता तो आज मेरा पता नहीं क्या हाल होता। अब सुमित जो होता है वो चुप कराता है। सबसे पहले तो राखी को भूख लगी होती है, उसको वहाँ पर वो खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद में उसके बाद में उसे कुछ पैसे देता है। अब राखी से पूछता है कि चाहे तो तुम मेरे साथ चलो, चाहे तो तुम अपने घर भी जा सकते हो। तो राखी कहती है मुझे अपने घर जाना है, अपने मम्मी पापा के पास में जाना है। तो उसके बाद में दोस्तों जो सुमित होता है उसको जयनगर की टिकट कटाता है ट्रेन की, और एक ट्रेन होती है जो स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस होती है, उसकी वो टिकट कटा देता है जयनगर की और उसको बिठा देता है। बिठाने के बाद में जो आसपास लोग बैठे होते हैं उनसे कहता है कि भैया ये मेरी बहन है और इसे जयनगर स्टेशन पे उतरना है तो उतार देना। वहाँ लोग और भी जा रहे होते हैं जयनगर, बिहार के जयनगर में, तो वो कहते ठीक है और राखी को बिठा करके वो चला जाता है। इधर जो राखी होती है ट्रेन में बैठ करके जयनगर उतरती है और जयनगर उतरने के बाद में फिर तो दोस्तों उसे अपना रास्ता पता ही होता है। वहाँ से वो नेपाल बॉर्डर पहुँचती है और उसके बाद में अपने गांव पहुँच जाती है। नेपाल में अपने माता पिता के पास में जाती है, उनके गले लग के फूट फूट के रोती है और रोने के बाद में दोस्तों फिर वो सारा अपना हाल जो होता है वो अपने माता पिता को बताती है। दोस्तों पिता उनका इतना गरीब होता है कि क्या ही कर सके, वो पुलिस कंप्लेंट भी करता है। लेकिन समस्या ये थी दोस्तों कि भारत का हिसाब अलग होता है और नेपाल का अलग होता है, ये 2 देशों का मामला पड़ जाता है। हालांकि भारत और नेपाल की सीमा कोई इतनी वैसी है नहीं, कोई भी आ जा सकता है आराम से। दोस्तों उसके बाद में ये न्याय की गुहार लगाते हैं। जब ज़्यादा कुछ होता नहीं है तो फिर बिहार की एक पत्रकार होती है, उसे बुलाया जाता है, राखी के घर वाले बुलाते हैं और उसके सामने फिर इंटरव्यू देते हैं। फिलहाल दोस्तों सोचने वाली ये बात है कि कोई भी अपनी पत्नी को ऐसी जगह कैसे छोड़ सकता, वो भी इतनी सीधी सादी पत्नी जो बिल्कुल लक्ष्मी के समान होती है, फिर भी लोग ऐसे काम करते हैं, इतने नीचपन में आ जाते हैं कि वो ये भी नहीं सोचते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। अगर ये कहानी जो राखी ने अपनी मुँह ज़बानी बताई है, उसके घर वालों ने बताई, अगर सच है तो उसके पति को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे और भी लोग जान सकें कि ऐसा करने का अंजाम क्या होता है। तो दोस्तों ये रही कहानी आप लोगों के सामने। दोस्तों राखी के पति को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, क्या राखी सच बोल रही या झूठ बोल रही, आप लोग ही बताना और राखी की एक बार फ़ोटो ज़रूर देखना, जिससे आप लोगों को पता लगेगा वो कितनी सीधी लड़की दिखने में भी लग रही और सच में जब वो बात करती है तो उसे सही से बोलना भी नहीं आता है।
दोस्तों आप समझ सकते हैं कि उसके पति ने, उसके ससुर ने कितना उसे प्रताड़ित किया होगा। दोस्तों जो भी आप लोगों का कहना हो, सोचना हो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पेज पर सुन रहे हो तो लाइक करके फॉलो ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।